वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम जैसे कि बात कर रहे थे लाहौर और पेशावर के मैच के हवाले से, तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा तजिया भी होता है। पूरे दिन हमने देखा कि बहुत सारी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि किस हवाले से आज जो है लाहौर की परफॉर्मेंस पे कि वो किस बेहतर तरीके से परफॉर्म करना था और उन्होंने कितनी ज़्यादा अपनी ख़राब परफॉर्मेंस दी, लेकिन पेशावर की जो टीम है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ होते हैं ग्रुप एमडी मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। सर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसी हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपने मैच तो देखा होगा कल और बहुत बेहतर तरीके से हम इस पर आपका तजिया लेना चाहते हैं, क्योंकि जो कल लाहौर की परफॉर्मेंस थी वो कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आई, लेकिन पेशावर ने तो कमाल ही कर दिया। उनका क्या बॉलिंग स्टाइल था, उन्होंने बैक टू बैक जो इस तरह से उनके बैटर्स जो उनको पवेलियन वापस भेजा, तो आप क्या कहेंगे कि लाहौर की परफॉर्मेंस बनती थी कल के हवाले से? देखिए, लाहौर की जो ना एक अजीब किस्म की जो ना कुछ आदतें हैं, वो दे ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग विच इज वेरी यूनिक। कल उन्होंने आसिफ अली से ओपनिंग करा दी। जी सर। आपका पूरी जिंदगी उसने जो ना लो डाउन दी ऑर्डर एज अ फिनिशर जो ना वो बैटिंग की है, वहां पर जो ना उन्होंने उसको जो ना वो ओपन जो ना वो करा दिया। जी आई डोंट नो, दे वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे या दुनिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि वो जो हम करना चाहते हैं इट्स अ ट्रेंड। फिर अगर आप लाहौर के सारे मैचेस देखें, जितने भी मैचेस वो जीते हैं, उसके अंदर वो दे आर ओनली बेस्ड ऑन वन सिंगल पर्सन विच इज फखर जमान। जी सर। और जितने मैचेस वो हारे हैं उसके अंदर फखर जमान की जो ना परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर लाहौर जो ना इस दफा जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के आया है। जबकि उनके लोअर डाउन दी ऑर्डर जो ना वो सिकंदर रजा बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन आई डोंट नो वो किस तरह क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, किस लिए चाह रहे हैं। और उसके कंपैरिजन के ऊपर इसी चीज का फायदा जो ना वो पेशावर ने उठाया। दे प्लेड अ गुड बिल्कुल। अटैकिंग क्रिकेट। उनके बॉलर्स ने जो ना वो उनके टॉप ऑर्डर्स जो ना वो उड़ा दिए, जिसके बाद वो टोटल डिफेंसिव गेम के अंदर गए। इसका पूरा का पूरा एडवांटेज जो ना वो एक्चुअली बाबर आजम को मिला, बाबर आजम की टीम को मिला, और बिल्कुल शायद बाबर आजम के फ्यूचर को मिला। सर। कि कल आप उनको वो मौका मिला कि जहां के ऊपर वो अपने टाइम लेके आराम से जो ना वो रन स्कोर करके इस पूरे टूर्नामेंट की पहली 50 बनाने में जो ना वो कामयाब हो गए। एंड ऑफ कोर्स लाहौर इज अ गुड बॉलिंग साइड, और ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग जो ना साइड के खिलाफ उन्होंने जो ना रन बनाई है। और कल शुक्र है कि बड़ी इंटरेस्टिंग जो हम इतने जमाने से कहते हुए आ रहे हैं कि 10वां एडिशन जो ना वो खेल रहे हैं आपका हुसैन तला। कल उन्होंने भी जो ना रन पहली शायद 50 या दूसरी 50 जो ना बना ली जी है। सर। सर आपने देखा है कि आपसे कल पूछ रहे थे तो बाबर आजम के हवाले से और दोनों शहनशाह अफरीदी, हम दोनों हवाले से बात कर रहे थे कि जिस तरीके से दोनों टीम्स के बारे में, तो परफॉर्मेंस वाइज आप देख रहे हैं कि बाबर आजम कम बैक कर रहे हैं मैचेस में, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर लग रही है आपको, या सिर्फ पेशावर के इस मैच में ही, पेशावर और लाहौर के इस मैच में ही उन्होंने परफॉर्म किया है? देखिए, बाबर के लिए अच्छा साइन है कि उन्होंने एक पिच के ऊपर टाइम गुजारा, और ऐसी पिच के ऊपर टाइम गुजारा जो मे बी बैटिंग के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं थी। क्योंकि अगर अगर हमने लाहौर की भी बॉलिंग देखी तो शाहीन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। शुरू के 3 ओवर्स के अंदर 14 रन देके एक विकेट ली। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें शाहीन की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाबर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के बाबर आजम जो है ना वो फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये इस 50 को कितने आगे तक लेकर जाते हैं, क्योंकि सही। जो बाबर आजम से दुनिया की बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन है एज अ बाबर आजम, वो बेसिकली एक 50 नहीं है, वो कम से कम एक टूर्नामेंट के अंदर उनकी 4 या 5 50 है। आप इसी के कंपैरिजन में जब आप कंपेयर ही करते हैं विराट कोहली को, और कर ही रहे हैं, तो अगर आप विराट कोहली के आईपीएल के परफॉर्मेंस देखें और बाबर आजम की पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें, तो वो कोई मैच नहीं है। या तो फिर आप उसको कंपेयर ना करें। बिल्कुल सही कह एक रहे हैं तरफ वो आप। किंग कोहली बोलते हैं, दूसरी तरफ किंग बाबर आजम बोलते हैं। एक तरफ एक शहनशाहों की तरह रन बना रहा है, और एक आदमी 50 एक रन 50 बना के, तो ना आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गुड इनफ फॉर हिम।
सर हमने देखा है कि बाबर आजम जो है ना परफॉर्मेंस जिस तरीके से करते हैं, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरा ये ओपिनियन है कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती है, फिटनेस लेवल आपका बहुत मैटर करता है, ग्राउंड में परफॉर्मेंस आपके, टीम प्रेशर बहुत मैटर करता है। सर हमारे पास स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। फरहान फरीद राजू साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। सर जी फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जुनैद भाई आपने बिल्कुल सही कहा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस काफ़ी काउंट करती है पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन हम लोग नंबर पे चले जाते हैं, हम लोग शख्सियत पे चले जाते हैं। हालांकि साहबजादा फरहान ने आखिरी 10 मैच जो खेले हैं वो 800 रन बनाए और उसमें 4 सेंचुरी हैं और 4 निफ सेंचुरी हैं और तकरीबन उन्होंने 10 मैचों में 50 छक्के मारे हैं, यानी कि हर मैच में 5 छक्के। T20 का स्पेशलिस्ट प्लेयर पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 सेंचुरी उन्होंने बनाई है 10 मैचों में। लेकिन हम लोग अगर यही परफॉर्मेंस फखर जमान से होती, यही परफॉर्मेंस बाबर आजम से, साइम अय्यूब से होती, तो उनके हम गीत गाते रहते हैं कि देखिए क्या क्लास की बैटिंग है। कोई जिक्र नहीं हो रहा साहबजादा फरहान का। जब पाकिस्तान की टीम बनेगी तो अगर साहबजादा फरहान को टीम में रख भी लिया गया, इसको तो रखना पड़ेगा, फिर उसको चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर भेज दिया जाएगा, फिर बोलेंगे परफॉर्मेंस नहीं है। तो हम लोग कब कदर करेंगे अपने यंग टैलेंट की? इसी तरह अली रजा ने 146 पॉइंट्स की स्पीड से गेंदें की, परफॉर्म भी कर रहा है, यंग टैलेंट है। आरिफ याकूब है, इस तरह के खिलाड़ी को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके बाद फिर हम जब पाकिस्तान की टीम बनती है या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखी जाती है, 10 विकेट ली थी फाइनल में अली रजा ने कायम ट्रॉफी के, जो सबसे बड़ा इवेंट है। लेकिन ये सारी परफॉर्मेंसें जब कोई बड़ा खिलाड़ी 50 भी कर लेते, बाबर आजम की आज बात हो रही है, तो उसके आगे सब फीकी पड़ जाती है। देखिए आज मेरे ख्याल से आप बहुत दिनों के बाद जो है ना इस पैनल में आके बैठे हैं, डिस्कशन हुई है। ये जो बातें आप कह रहे हैं ये हमारी रोज की बात है और हमारा भी बेसिकली यही कहना है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है और दूसरी तरफ हमारे पास इंडस्ट्री लगी हुई है टैलेंट को बर्बाद करने के लिए, जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे बड़ी है वो साहबजादा फरहान की है। और सिर्फ रन बनाना नहीं है उसका उसका बेसिकली इंटेंट दिखाना है। अगर आपने उसकी बैटिंग देखी है तो उसके अंदर आपको ये नजर नहीं आया कि उसको सिर्फ 2 स्ट्रोक्स मारने आए। उसने ड्राइवे भी मारी है, उसने पुल भी मारी है, उसने सीधे का छक्का भी मारा है। और सेम इसी तरीके से जिसने ओपनिंग की थी आपका मुल्तान के अंदर, आई थिंक उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, हाँ उसकी भी अगर आप बैटिंग देखें तो उसने भी जो है ना मतलब बड़ी मिच्योर इनिंग की थी डेब्यू के ऊपर, जो मुल्तान अपना इससे पहला मैच जीता था। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास टैलेंट का अंबार लगा हुआ है जिसको हमने बेसिकली बर्बाद करना है। और 100% राइट कि अगर आज बाबर आजम की जिक्र हो रहा है, प्लस थोड़ा सा हमें इंतजार भी करना चाहिए। बिल्कुल फरहान, साहबजादा फरहान जो ना डिजर्व करता है पाकिस्तान खेलने के लिए और पाकिस्तान उसको खिलाना भी चाहिए, वो फॉर्म में भी है। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपकमिंग और स्टार। बाबर आजम स्टार है, साहबजादा फरहान अपकमिंग स्टार है। तो वो कंपैरिजन जो ना जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगा और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अगर आप इंडिया में देखें तो विराट कोहली के रन और बाकी सारे और रन, रोहित शर्मा के रन और बाकी सब के रन, आपको कंपैरिजन नजर आया था। बट पब्लिक देखने के लिए आती है विराट कोहली को, पब्लिक देखने आती है बाबर आजम को, पब्लिक देखने आती थी एक जमाने में शाहिद आफरीदी को, पब्लिक देखने के लिए को भी इंजमाम को देखने के लिए नहीं आई। जबकि आप रंग का बाहर देख लें इंजमाम के, मोहम्मद यूसुफ को पब्लिक देखने के लिए नहीं आई। तो जो स्टार बन जाता है वो स्टार बन जाता है। तो जो स्टार है उसको वो उसके बारे में तो जारी बात है डेफिनेटली हर एक आदमी जिक्र करेगा। जी खालिद लतीफ़ साहब, सर हमारे साथ खालिद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, कल जैसे बात तो हुई कि डोमिनेट किया पेशावर के फास्ट बॉलर्स ने और जितनी अच्छी बॉलिंग कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन फ़खर जमान के आउट होने के बाद जिस तरह लाहौर की जो परफॉर्मेंस है बैटिंग वो आपने देखी। ये जो एक चेंज किया, ये सिकंदर रज़ा से पहले जो है शाहीन अफरीदी जो बैटिंग करने आए उसके तो बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और सिकंदर रज़ा जो है वो अब दी ऑर्डर बैटिंग करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो ये नीचे क्यों गया? और जो परफॉर्मेंसेस ये टीम दे रही हैं, जैसे लाहौर की टीम है, इनके अब जैसे शाहीन अफरीदी जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं, रिजवान जो है वो कैप्टन है, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। ये 3 वो लोग हैं जो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी के बीच में आपने देखा था बड़ा एक रौला मचा हुआ था कि जी किसको कैप्टन बनाया। पहले बाबर आजम कैप्टन थे, सरफराज को हटा के बाबर को बनाया गया, फिर बाबर को हटा के शाहीन अफरीदी को बना दिया गया, फिर उनको रात को हटा के फिर बाबर आजम वापस आ गए, फिर इनको हटा दिया, फिर रिजवान आ गए। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी जो है वो करते हैं। तो लेकिन ये जो चीज़ें आ रही हैं इसमें आप क्या समझते हैं कि ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है या कैप्टनसी में गलतियां हैं इनकी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है वो बेसिकली सेल्फिशनेस के ऊपर खेली जाती है। हम कभी भी जो है ना, अगर हम रिजवान को देख लें, बाबर को देख लें, शाहीन को देख लें, कभी भी हम जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। हम हमेशा अपने लिए खेल रहे हैं। हाँ, पूरे अब तक जितनी मैंने नोटिस की है, जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर शादाब ने जो ना जो कैप्टनशिप की है ना, सिर्फ वो नजर आता है कि वो बेसिकली टीम को जिताने के लिए खेल रहा है। क्योंकि हमने उसको देखा कि उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो शायद चाहता तो बीइंग अ कैप्टन नहीं कर सकता था, खुद बैटिंग करने के लिए आ जाता। बट एक मौका आया जहां पर वन साइडेड मैच हुआ, उसने जो है ना वो आपका आजम खान से ओपनिंग करा दी। उसने देखा कि जी मैच सीधा हो गया, उसने जो है ना किसी और को अप डाउन जो है ना बैटिंग करने के लिए भेज दिया। मैच थोड़ा सा 2 विकेटें गिरी, खुद बैटिंग करने के लिए आ गया। शादाब के अलावा मैंने किसी कैप्टन को ऐसा नहीं देखा कि जो बेसिकली टीम के लिए जो ना वो खेल रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और जहां मौका मिले कि यार मैं यहाँ भी बहाना मार लूं, मैं यहाँ भी बहाना मार लूं। लास्ट ईयर भी शाहीन ने इसी किस्म की हरकतें की थी। प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर स्लॉगर्स, टेक्निकल साउंड प्लेयर्स को जो ना नीचे बिठा के खुद बैटिंग करने के लिए ऊपर चला जाता। मैं ये बोलता हूँ इट्स बेसिकली प्राइवेट फ्रेंचाइज। इसका नफा नुकसान, इसकी मैनेजमेंट सारी प्राइवेट फ्रेंचाइज की होती है। अनफॉर्चुनेटली जब वो खुद ये चीज देख रहे हैं कि भाई सिकंदर रजा को वो पेमेंट करके लाए हैं एज अ बैट्समैन, और उसको शाहीन जो है ना वो बेसिकली डोमिनेट कर रहा है, एंड व्हेन दे पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हेन दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, तो शायद हमारे कहने से उनको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये कोई सरकारी दफ्तर तो था नहीं कि जिसको एनालाइज नहीं हुआ, पहले दिन ही हो गया होगा उनको, बट स्टिल दे वांटेड टू कंटिन्यू एंड स्टिल दे आर एक्चुअली कवरिंग हिम। आई डोंट नो क्या पीछे से इनकी कहानी है, या मे बी ये चाहते हैं कि हमारा कैप्टन आ गया है ताकि हम पाकिस्तान क्रिकेट को डोमिनेट कर सकें। मकासद क्या है मुझे भी नहीं पता। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये बनाया है, ये जो मैच की पूरी वो की ये ड्रॉज बनाए हैं, ये ड्रॉज में अगर आप देखें तो सारी टीमों के मैच पूरे हो गए सिवाय कोयटा ग्लेडिएटर के। ये तो इस तरह होता है कि जब भी या कराची में कोई टूर्नामेंट कराएं तो उन्होंने अपनी टीम को फेवर देनी होती है, तो अपने मैच बाद में रख लेते हैं और बाद में जो है कुछ ना कुछ करके वो पहुंच जाते हैं। तो आप ये देखें, ये PSL है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, इसमें अभी 2 मैच रहते हैं, बाकी सब टीमों के मुकम्मल हो गए। इसके बारे में कि ये ड्रॉज ऐसे गलत क्यों बनाए गए, जान के बनाए गए या मिस्टेक की? अगर मिस्टेक है तो फिर ना अहल लोग इस जगह पे क्यों बैठे, एक बात ये बताइएगा। और चौथा नाम जो मैं लेना भूल गया था वो शादाब का था, वो आपने लिया, उसके ऊपर डिस्कस कर ली, तो ये मैं नाम भूल गया था, तो आपने उसके ऊपर अच्छी बात की। अच्छा देखिए, जो ड्राफ्ट बना ना उसके अंदर जो ना आपका जो ब्रॉडकास्टर है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनके ब्रॉडकास्टर जो ना वो लिमिटेड है। ये बेसिकली एक वक्त में ना 2-2 शहरों के अंदर कवरेज नहीं कर रहा है। तो इनका बेसिक प्लान ये था कि ये पहले कराची के कवर कर लें, इसलिए आपने देखा धड़ाधड़ कराची के 2 मैचेस एक साथ हो गए, फिर धड़ाधड़ इन्होंने मुल्तान के 2 मैचेस जो ना वो एक साथ कर दिए। तो बेसिकली वो गलती नहीं है, वो बेसिकली ब्रॉडकास्टर को एडजस्ट करने के लिए जो ना इन्होंने उस होम ग्राउंड के अंदर होम टीम को होम मैच देने का तरीकेकार था। इसी तरीके से शुरू में पेशावर को एडजस्टमेंट कर दिए। अनफॉर्चुनेटली कोयटा का कोई होम ग्राउंड नहीं है, अगर आप देखें कोयटा का कोई होम ग्राउंड जो ना वो नहीं है आप, तो इस वजह से वो बेचारे जो ना आखिर में जाके जो ना वो कहीं ना कहीं जाके उनकी एडजस्टमेंट होती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो कोयटा की इस वक्त पोजीशन है वो ज्यादा नुकसान में है, क्योंकि उनके सामने सारा सिनेरियो, बट दे डोंट दैट हैव कैपेबिलिटीज कि वो इन सारी चीजों को जो ना कवर कर सके। तो वो उनके लिए एक्चुअल में नुकसानदेह जो ना वो है। और एट द एंड ऑफ द डे देखें, गेम जो है ना बेसिकली पैसे बनाना या पैसे बचाना है। तो PCB भी जो है ना इसी काम के ऊपर काम कर रही है। बट हाँ, जहां पर आपकी 7वीं टीम आएगी, 8वीं टीम आएगी, वहां पर आपको अपना ब्रॉडकास्ट का सिस्टम बड़ा करना पड़ेगा, आपको होम ग्राउंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको लेट्स से कि जी कोयटा को फेवर नहीं मिल रहा, तो कोयटा को कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई होम ग्राउंड बना के देना पड़ेगा। मे बी फैसलाबाद में बना के आप दे सकते हैं, मे बी आप कराची के अंदर एक और ग्राउंड जो ना डेवलप करके उनको होम ग्राउंड दे सकते हैं। गवादर वाला ग्राउंड दे दें उनको, वो भी कोयटा में। नहीं, पेशावर का भी होम ग्राउंड है, पेशावर के 5 मैच हो गए पूरे। नहीं, पेशावर के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ना पेशावर जा सकते हैं ना आप सिक्योरिटी रीजन की वजह से गवादर जा सकते हैं। इस वजह से वहां पर नहीं खेला जाता, वरना और दूसरा गवादर का जो ग्राउंड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ना वो पूरा नहीं होता। जी नवीद ज़मीर साहब। जी जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। नवीद ज़मीर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने आज फिर आपने बहुत ज़बरदस्त रेस कराई शादाब खान का नाम लेकर के। वाकई शादाब खान ने इस तरह अपने आपको प्रूव किया इस PSL के अंदर। तो हमें नज़र आ रहा है कि शायद आप इसको लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान का कैप्टन रखना चाहिए और उसको देना चाहिए मौके, ताकि क्योंकि देखिए वो अगर जो शख्स अपनी टीम के लिए खेल रहा है तो डेफिनेटली वही फेवर है उसको कि उसको आगे भी लाना चाहिए और पाकिस्तान के मुस्तकिल बुनियाद पर उसको कप्तान बनाना चाहिए।
क्या ख्याल आपने, वैसे तो उसकी तारीफ वैसे बहुत कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कोयटा की भी पोजीशन देखता हूं, तो कोयटा की जो 3 मैच के बाद जो पोजीशन बन गई है, आपको ऐसा लगता नहीं है कि कोयटा, ठीक है उनके पास होम ग्राउंड नहीं होने का डिसएडवांटेज ज़रूर हुआ होगा उनको, लेकिन ये उनको एडवांटेज मिल गया कि अब उनके सामने PSL बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है कि वो मैचेस जीतते चले जाएँ और अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर सकते हैं, तो उसका एडवांटेज तो मेरे ख्याल से कोयटा को पहुंचा है आपके ख्याल से। तो PSL के अंदर जो कोयटा की पोजीशन को आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, कोयटा को तो पहले दिन से पता था मैच जीतते जाओ आगे बढ़ जाएंगे, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बेसिकली आपके पास मैच जीतने का फॉर्मुलेशन होनी चाहिए ना, आपके पास मैच जीतने का सिस्टम होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर काम होना चाहिए, आपकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, वो कॉम्बिनेशन ही उनकी थोड़ी सी वीक है, तो बेसिकली बहुत अच्छा मतलब, बट आई होप कि कोयटा मैच जीते, क्योंकि कोयटा और कराची जो है ना ऑलवेज कंसिडर एज अ लोकल टीम, ऑलवेज कंसिडर एज अ कराची हाइट्स, क्योंकि उनकी ऑनरशिप भी है प्लस उनकी मेहनत भी है। नदीम उमर साहब की कराची क्रिकेट के अंदर बेइंतहा मेहनत है, बेइंतहा कंट्रीब्यूशन है और आप सबको पता है जी। तो वी होप कि कोयटा जो ना किसी तरीके से कम बैक करे। अच्छा, देखिए, मैं शादाब की कैप्टनशिप को बिल्कुल मैंने तारीफ की है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान की कैप्टनशिप ले। अब आपने चाहे फैसला सही किया हो चाहे फैसला गलत किया हो, सलमान को कैप्टन बनाने का, सलमान अली आगा को आप थोड़ा टाइम दें। बिल्कुल, ये जल्दी डिसीजन जो ना वो सबको बर्बाद कर देते हैं, जो शाहीन के साथ भी हुआ, जो बाबर के साथ भी हुआ और शायद वो बाद में रिजवान के साथ। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई सलमान अली आगा यहाँ का कैप्टन होगा, रिजवान आपका वनडे का कैप्टन होगा, टेस्ट टीम का जो ना आई एम वेरी मच डाउट कि शान मसूद होगा, बट शायद वो चेंज कर देंगे। तो आप थोड़ा टाइम दें, वो टाइम दें और देखें 1 साल 1.5 साल 2 साल के भाई वो टीम कैसे मैनेज कर रहा है। एक दूसरा, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्शन कमेटी एक्चुअली सही तरीके से काम करे कि वो बेसिकली अगर आपने ओपनर सेलेक्ट करने तो वो उन जगह से पिक करें जहां से उन्होंने ओपन की भी हो। अगर आपने 1 डाउन पिक करना है तो 1 डाउन प्लेयर्स को पिक करें। ऐसा नहीं है कि आप 6 ओपनर जो ना सलमान अली आगा को दे दें कि भाई जाओ और जाके जो ना तुम खेल लो। दूसरा ये कि हमेशा जब भी टीम चेंज की जाती है तो मिक्स करके की जाती है। ऐसा नहीं होता एक दिन आपने सारे यंगस्टर्स उड़ा दिए, एक दिन आपने सारे जो ना सीनियर भर दिए। सीनियर को आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन लगाया जाता है और यंगस्टर को साथ साथ जो ना आगे लेकर आया जाता है। और यही तरीकेकार है एक अच्छी टीम बनने का। यही तरीकेकार हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, यही तरीकेकार सारी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है। जुनैद साहब हमने देखा है कि टीम्स की जब बात आती है ना, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान टीम की बात करें तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान टीम को इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस करते हैं प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो उन बेहतर परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कल कहा था कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो टीम्स बनाती हैं या टीम्स बनाएं, तो वो कितना फ़र्क पहुंचेगा। मतलब हम तो कराची में देख रहे हैं बेतहाशा क्रिकेट एकेडमीज हैं, लेकिन जो टैलेंट है ना वो बहुत कम निकल कर आगे बढ़ता है। लेकिन टैलेंट तो उसी सूरत में आगे निकलेगा ना जिस सूरत में आप उनको देखेंगे आगे। अगर आप डोमेस्टिक को रीड करें तो आपको नजर आएगा कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बेसिकली कंटिन्यू जो है ना पिछले 5 सालों से रन बनाए जा रहे हैं या विकेट लिए जा रहे हैं, और प्लस उनकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जो बेसिकली कंटिन्यू जो है ना बॉलिंग और बैटिंग के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं, बट उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। और बेसिकली सिर्फ सेलेक्ट करना मकसद नहीं होता, उनको ग्रूम करना होता है। एकेडमीज में बुलाया जाता है, ठहराया जाता है, उनको देखा जाता है कि उनके अंदर क्या क्या जो ना खामीज हैं और क्या क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं। ये पूरा एक लंबा एक प्रोसीजर है, पूरी 100% इज अ साइंस। इसी तरीके से जैसे हम इंडस्ट्री चलाते हैं, हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं उसको आगे लेकर जाना है, किसी के अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है उसको ट्रेन करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली ट्रेन करने के बावजूद काबिल नहीं होते, अब उनको हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट कर देते हैं। अब जैसे इस वक्त साहबजादा फरहान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। T20 जो ना वो पीछे से जो ना डोमेस्टिक T20 में परफॉर्म करते हुए आया, PSL के अंदर परफॉर्म कर रहा है। अब आप उसको 3 साल के बाद चांस देंगे तो इट्स नॉट अ हाई टाइम टू प्ले। फिर आप कहेंगे देखा हमने चांस दे दिया। सर यही बात है, असल में राइट टाइम पे आपको अपना चांस देना चाहिए प्लेयर को। आपने बहुत अच्छी बात बोली शादाब के हवाले से, और आपने सलमान अली आगा के हवाले से बड़ी अच्छी आपने अपना नज़रिया दिया। मेरा पॉइंट कहने का सर थोड़ा सा ये है कि अगर हम शादाब खान अगर आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और देखें सलमान अली आगा उसी टीम में खेल रहे हैं, आप बताइए बोर्ड की क्या ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी कि भाई जो हमारी पाकिस्तान टीम का कैप्टन है उसको तो कैप्टन रखो। अगर फ्रेंचाइज को कैप्टन नहीं बना रही हो, नया लड़का आगे वहाँ पर दिखा रहा है, आप मुझे बताइए सलमान अली आगा अगर
टीम में जाता है और उसके सामने बाबर को या रिजवान को उसको टैकल करना पड़े, या शादाब को भी करना पड़े या शाहीन अफरीदी को करना पड़े, क्या वो कर सकता है उनको? जबकि कंपेयर करते हैं अगर हम शादाब खान को, तो शायद शादाब खान उनको कर सकता है, लेकिन अगर सलमान अली को हम कंपेयर करेंगे तो सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बोर्ड का ये फैसला होना चाहिए कि भाई अगर हमारा कप्तान है T20 हमने बनाया हुआ है तो फ्रेंचाइज तो उसको कंसीडर करें ना सर। फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो उसको चांस दें। एक लड़का परफॉर्मेंस देके अभी आ रहा है, टीम को जेल करके दिखा रहा है, उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी, अपनी टीम को लड़ा के दिखा दी, अब सारे के सारे मैच जीतवा के दिखा दिया, इसका मतलब कैपेबिलिटी तो शादाब खान के अंदर है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जरा प्लीज। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर अच्छी कैप्टनशिप दिखा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की कैप्टनशिप के भी काबिल हो। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल शाहीन की भी है। शाहीन जो है ना लाहौर कलंदर को 2 टाइम जो है ना वो चैंपियन बनाया था, एक टाइम वो फाइनल के अंदर जो है ना कराची किंग्स से जो है ना हारा था। पीसीबी कंसिडर हिम एज अ कैप्टन। न्यूजीलैंड में क्या हुआ हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका ये कंपैरिजन है कि सलमान अली आगा और शादाब। अब मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन दूंगा जो इन लोगों की उम्रों से ज्यादा उनके रन है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। विराट कोहली, कैप्टन कौन है? पांडे समथिंग कुछ नाम है, पांडेल या समथिंग कुछ उसका नाम है जो उनका हुआ है। अब बेसिकली जरूरी नहीं है कि यू आर एन अमेजिंग प्लेयर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के आप अच्छे कैप्टन हैं तो आप इंटरनेशनल के अंदर भी अच्छे जो ना कैप्टन जो ना बन सकते। एक आपका टेस्ट का कैप्टन है, एक आपका T20 का कैप्टन है, साथ साथ वो वनडे का कैप्टन भी है रोहित शर्मा। बट कैप्टनशिप मुंबई इंडियन की कौन कर रहा है? आपका हार्दिक पांड्या। दैट्स अ फ्रेंचाइज डिसीजन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, ये भी नहीं है कि वो रोहित शर्मा में कैपेबिलिटीज नहीं है। बट इतने जल्दी जो है ना डिसीजन नहीं लेने चाहिए, इतने जल्दी लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए, इतने जल्दी इतना ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको फारिग करो, इसको ले आओ। एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने पाकिस्तान टीम की बात की, शाहीन अफरीदी की बात की, उनकी कैप्टनसी की बात की, तो ये जो शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान टीम दी गई और भेजा गया वहाँ पर, तो वो जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो उनका नाम नहीं पता। एक मैं आकिब जावेद साहब को जानता हूँ कि वो मैं समझता हूँ डेड ऑनेस्ट आदमी है, वो जो ठान लें वो करके दिखाते हैं। इनके अलावा जैसे पहले होता था पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी को लोग जानते थे कि ये इकबाल कासिम साहब हैं, ये सर रकीब हैं, ये सलाउद्दीन सल्लू हैं। अभी सिवाय आकिब जावेद साहब के अलावा कौन है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कौन है। लेकिन अगर वो जो टीम सेलेक्ट करके उसको देंगे, ऐसी टीम देंगे कि वो परफॉर्मेंस ना करे, तो ज़रा उस पर भी बात करें कि ये जो सेलेक्ट करके भेज रहे हैं, कैप्टनसी तो तब होती है कि जब आपके पास टीम ऐसी हो या आपके पास स्किल्स हो। आपके पास अच्छी टीम भी ना हो तब भी आपके पास स्किल्स होती हैं, आप दिमाग लगाते हैं और अपने डिसीजन से चेंज कर देते हैं। लेकिन जो टीम सेलेक्ट करके भेज रहे हैं, क्या उनके ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वो कौन लोग हैं? आकिब जावेद को तो मैं जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कौन है। अगर आप जानते हो तो थोड़ा सा प्लीज़ उनका भी बता दीजिएगा। देखिए, उस जमाने के अंदर जो ना आपकी जो टीम मैनेजमेंट थी उसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ था ना वो हफीज साहब का था। जिस वक्त उन्होंने एक्चुअल जो टीम सेलेक्ट करके शाहीन के साथ ट्रेवल भी किया था एज अ टीम मैनेजर भी, एज अ सेलेक्टर भी और एज अ मेंटोर भी। अगर आप गूगल करेंगे और जाके सर्च करेंगे तो वो बेसिकली ही वाज द राइट पर्सन एट दैट टाइम। और टीम की सिलेक्शन के अंदर उनका हाथ और साथ साथ जो है ना शाहीन का अपना भी हाथ जो है ना वो बहुत ज्यादा शामिल है। और बेसिकली इट्स योर पर्सनल सिलेक्शन टू। हाँ, अब ये जरूर है कि उस टीम की सिलेक्शन के अंदर रिजवान भी मौजूद थे, उस टीम की सिलेक्शन के अंदर बाबर आजम भी मौजूद थे, उस टीम के अंदर पाकिस्तान की वही टीम मौजूद थी जो बेसिकली पहले हारते हुए आ रही थी और शाहीन को सिर्फ और सिर्फ जो रिप्लेसमेंट आई थी मैक्सिमम वो सिर्फ शाहीन की आई थी। अच्छा, जहां तक सवाल रहा कि भाई आपको ये टीम पसंद नहीं थी तो आप कैप्टनशिप से रिजाइन कर देते। दैट्स यू नीड अ गट्स कि भाई नहीं, मुझे ये टीम पसंद नहीं है और मैं इसको लीड नहीं कर सकता, आप मुझे लीड ना करवाएं, किसी और से लीड करवा लें। लेकिन हम क्योंकि बीइंग एज अ प्लेयर और हम एज अ ह्यूमन बीइंग इतने ओवर डेस्परेट हैं कोई भी पोर्टफोलियो लेने के लिए कि ये चीज हम बाद में सोचते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, पहले पोर्टफोलियो ले लेते हैं। चाहे हम सेलेक्टर हो, चाहे हम मैनेजर हो, चाहे हम टीम के कैप्टन हो। इवन अगर आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सलमान अली आगा होता तो मैं T20 की कैप्टनशिप नहीं लेता, क्योंकि मुझे जो हिस्ट्री नजर आ रही है बर्बाद होने वाली वो यही है कि जो कैप्टन बनता है वो बेचारा बर्बाद हो जाता है। मैं अगर स्मार्ट होता मैं मना कर देता, नहीं भाई मुझे कैप्टन नहीं बनना, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं वनडे भी खेल रहा हूँ, मैं T20 भी खेल रहा हूँ, मैं टेस्ट भी खेल रहा हूँ, तो मैं मुझे क्या जरूरत पड़ी है कैप्टनशिप लेके मैं तीनों से बाहर हो जाऊंगा। तो ये चीज जो है ना वो हमें कभी भी समझ नहीं आती कि हम जो है ना ये चीज समझें कि क्या चीज हमारे लिए बेहतर है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को समझ आती है जिनको बेसिकली लेगेसी का अंदाजा होता है।
मेरे अपने ख्याल के मुताबिक तेंदुलकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि भाई अपनी पीक पे उसने कहा जी मुझसे कैप्टनशिप नहीं हो रही, और मैनेजमेंट भी शामिल थी, मैं एज अ प्लेयर खेलने के लिए तैयार हूँ। कोहली इज द सेकंड एग्जांपल कि भाई उसने कहा कि जी मुझसे रन नहीं हो रहे, टीम हार रही है, मैं जो है ना वो बेसिकली कैप्टनशिप छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आजकल रिसेंटली जो है ना एग्जांपल हमारी जॉस बटलर की है, 50 ओवर वर्ल्ड कप विनर, T20 वर्ल्ड कप विनर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर, T20 का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो है ना वो प्लेयर, एक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आ रहे, एक चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो, नेक्स्ट डे उसने रिटायरमेंट सॉरी नेक्स्ट डे उसने जो ना कैप्टनशिप से जो ना रिजाइन कर। बट ये गट्स हमारे अंदर होने चाहिए जो हमारे लोकल डीएनए में शामिल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जुनेद साहब आज भी मैच है कोयटा का और कराची का, आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। तो हम देख रहे हैं कि कराची की भी परफॉर्मेंस जो है अभी बेहतर ही जा रही है, सेकंड पोजीशन पर है अभी वो पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन कोयटा के हवाले से बात करेंगे क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं आमने सामने हैं आज, तो आज कैसा देख रहे हैं मैच? भाई आई होप कोयटा मैच जीते, एक्साइटमेंट शुरू हो, आपका मजा आए, आपका जो ना मतलब स्कोरिंग बोर्ड, आपका जो क्वालिफाइंग राउंड जो ना वो हिलना शुरू हो। और जैसे हमने जिक्र किया था कि भाई एक्चुअल में नदीम उमर साहब की लोकल क्रिकेट में बड़ी खिदमत हैं, एंड हम सब जानते हैं जो जो कराची की क्रिकेट से रिलेटेड हो कि उन्होंने बगैर किसी पर्सनल मकासद के कराची की क्रिकेट का किस तरीके से ख्याल रखा है, और किस तरीके से उन्होंने लड़कों की जो ना मतलब फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी जो ना मतलब ख्याल रखा। तो आई होप के कोयटा जो ना स्पार्क करे, वापस आए और एक ऐसी क्रिकेट पेश करे जो हमें देखने में मजा आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए बहुत कीमती वक्त निकाला, और रोज़ाना की बेसिस पे जुनेद खलील साहब जो है हमारे साथ मौजूद होते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपकी तजियात जो हैं, आपके नज़रियात जो हैं उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम होता है, और मिलते हैं हम दोबारा एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत टाइम बाद अब हम ब्रेक ले रहे हैं। तो देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।